नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज रिपोर्ट। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जाल में फंस चुके हैं। नीतीश 11वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन शरद पवार किसके साथ? एक बात अब यह सोचने के लिए मजबूर हो रहा है हर कोई, और यह बात बहुत क्लियर होते जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है। अंदर खाने मोदी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है, यह तो सत्य है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार के सामने घुटने पर इस वक्त मोदी सरकार आकर के खड़ी हो गई है, क्योंकि जो दांव चली थी मोदी सरकार ने, वह दांव फेल हो चुका है मोदी सरकार का, पहली चीज। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी नरेंद्र मोदी को खाए जा रही है। वह अपने आप को अब असहज महसूस कर रहे हैं। मोदी और शाह, जिसे रंगा बिरला की जोड़ी कही जाती है। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वह ज्वालामुखी कब फटेगी, इसका अंदाज भी मोदी को नहीं है। जो बगावत अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कहते हैं ना कि जाल में फंस गए हैं, बुरी तरह से फंसे हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है। यानी कि इंतजार की घड़ियां लग रहा है कि खत्म होने वाली है। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से नफरत को बढ़ावा दे करके, और आरएसएस जिस तरह नफरत को बढ़ावा दे करके अभी तक 11-12 सालों में गुमराह इस देश को कर रही थी, उसका भंडाफोड़ हो गया है। और बजरंग दल वालों के द्वारा नफरत फैलाए जाने के बाद, क्रिसमस के बाद से अब जनता जागृत हो गई है कि उनकी जमकर पिटाई कर रही है। जब सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही तो जमकर अब पिटाई करना, यानी कि दांव उल्टा पड़ना शुरू हो गया है। वह बजरंग दल वालों के नफरती लोगों को भी, और वह भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार को भी। दूसरी चीज, तीसरा जो और भी अहम चीजें हैं कि वाराणसी से लेकर के ऋषिकेश तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बगावत छिड़ा हुआ है, नफरत के खिलाफ, यह लोग हमारे ही देश के लोगों को चाइनीज और क्रिसमस के नाम पर ईसाइयों को जिस तरह से पीट रहे हैं, अपने ही देश के लोगों को, वह इनके खिलाफ एक बगावत का सूर जेनजी सड़क पर उतरकर पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह जो आरोपी हैं, जेलों के अंदर हैं, भाजपा के लोग, नेता, कुलदीप सिंह सेंगर का बात अगर कर ले, उन्नाव से जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, और जिस तरह उनके ऊपर आरोप लगा, वह जेल में गए, 10 साल से जेल में थे। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को उस जमानत को रद्द करना पड़ा, क्योंकि सड़क पर जनता आ खड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। जो सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था, उस सुप्रीम कोर्ट को विवश होना पड़ा। लेकिन यह एक राहत है, जीत नहीं इसे कह सकते आप, सिर्फ एक राहत कह सकते हैं कि क्योंकि बगावत सड़कों पर उतर आई थी, इसके लिए यह फैसले लिए हैं, या वाकई निष्पक्षता दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने, यह सवालों के घेरे में है अभी। लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर संग्राम की बड़ी तैयारी जो चल रही है, चुनाव आयोग, मनरेगा, अरावली और बजरंग दल को लेकर के सड़क पर बड़ी आंदोलन के आगाज, यानी कि हर तरफ से, चारों तरफ से लोग सड़क पर होंगे। यानी कि नए साल की शुरुआत मोदी सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। अब इस बीच
सरकार कैसी फंसी है कि शरद पवार के शरण में जाना पड़ रहा है इस सरकार को। कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि अल्पमत की सरकार, जिस नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर डोरे डाल करके रखी थी, बिहार में जिस तरह से राजनीति उथल पुथल हुई है, इससे यह साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का साथ हुआ 12 सांसद छोड़ दिए हैं और कभी भी चंद्रबाबू नायडू भी इनको आईना दिखा सकते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर हटते हैं तो 30 सांसद मोदी सरकार से दूरी बना लेंगे, तो मोदी सरकार 263 पर आ जाएगी, यानी कि 10 सांसदों की कमी हो जाएगी, नहीं तो सरकार गिर जाएगी अगर नहीं पूरी की गई तो। अब महाराष्ट्र के अंदर डोरे डाले जा रहे हैं अडानी के थ्रू परिवार को एकजुट करने का और फिर एनडीए में लाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है शरद पवार और उद्धव ठाकरे का। मैंने कई बार शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर के खबर बनाई है और आप दर्शकों तक पहुंचाई है, उस पर मुहर लगने का वक्त नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह अडानी ने शरद पवार और अजीत पवार को एक साथ ला करके खड़ा किया है अपने मंच पर, शरद पवार को अडानी के उस कार्यक्रम में और अजीत पवार को और पूरे परिवार को जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों गए? शरद पवार से क्या गौतम अडानी का क्या लेना देना? लेकिन नहीं, सरकार गिरी तो सबसे पहला निशाना अडानी ही होंगे, जो भी सरकार आएगी उसकी। या अडानी भी जानते हैं कि उनका साम्राज्य जो मोदी के रहमुकरम पर बना है, वह साम्राज्य एक बार में कंगाल कर जाएगा। कहते हैं ना, राजा रंक हो जाता है, और यह कहावतें मुहावरे जो कहे गए हैं वह यूं ही नहीं कहे गए हैं, बुजुर्गों ने कसौटी पे खड़े उतारे हैं उसे। अब गौतम अडानी भिखारी न बने, इसके लिए मोदी सरकार का रहना जरूरी है। वैसे ही नीतीश नायडू के तेवर बदल रहे हैं जब, और नीतीश कुमार बिहार में 11वीं बार शपथ की तैयारी में लगे हुए हैं, और आनंद फानंद में तेजस्वी यादव अपनी छुट्टी रद्द करके वापस पटना लौटने वाले हैं, और खरवास खत्म होते जो नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार कहा जा रहा है कि 11वीं बार शपथ लेंगे, चर्चाओं में आ गई, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया है, जिसने नीतीश कुमार के इस्तीफे की हेडलाइन और ब्रेकिंग चला करके डिबेट करके नीतीश कुमार को जगा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जिस तरह से अपने शिकंजे में लिया था और आईसीयू में ढकेल दिया था, अचानक वह नीतीश कुमार कैसे उबर गए? बड़ी महत्वपूर्ण है कि ललन सिंह जो कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में है, मछली पालन मंत्री है, ललन सिंह को बहुत बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन ललन सिंह 2 नाव पर सवार थे। एक नाव को अलविदा उन्होंने कह दिया है, वह नाव मोदी सरकार का है, और वह नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, और नीतीश कुमार उन्हें पार्टी का कुछ बहुत अहम जिम्मेदारी देने वाले हैं, यह कहा जा रहा है। हो सकता है कि फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो संघीय हैं, यानी कि आरएसएस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी से प्लांट किए गए थे जेडीयू में, नीतीश कुमार की पार्टी में, उनको हर मीटिंग से नीतीश कुमार ने दूर कर दिया है। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने जो स्थितियां तैयार की हैं या जो तस्वीरें तैयार की हैं कैबिनेट विस्तार का, वह नरेंद्र मोदी को खाया जा रहा है। जो एग्जिट प्लान में थोड़ा बहुत जल्दबाजी कर दिया मोदी ने और शाह ने, जो प्लान लेने के देने पड़ गए, उल्टे पड़ गए,
कभी सपने में इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी नौबत भी आ सकती है, जो आ गई। ऐसे में मोदी जाल में फंस चुके हैं। नीतीश 11वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन शरद पवार, जो कहा जा रहा है किसके साथ, शरद पवार कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन को फिर दगा देकर अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने के लिए मोदी के शरण में जाएंगे? क्योंकि आजकल उनकी बेटी सुप्रिया सुले भले इंडिया गठबंधन की हिस्सा है, लेकिन मोदी सरकार पर बहुत रहम बरसा रही है। जो कभी पानी पी पी कर कोसा करती थी, वह अब रहम बरसा रही है। ऐसे में इन नेताओं की चाल, चरित्र और चेहरे सामने हैं। अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया, जो दोनों पर नजर अडानी और मोदी की है कि उन्हीं दोनों की वजह से बच सकती है, बाकी तो नहीं टूट रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से मिला दिया, भाई भाई से, और शरद पवार को अजीत पवार से मिला दिया, चाचा भतीजे को। 9 और 8 17 सांसद एक झटके में एनडीए गठबंधन में आ जाएंगे। 30 सांसद अलग होते हैं तो 17 सांसद आ जाएंगे, तो सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि 30 हटेंगे तो 263 पर सरकार रहेगी, 10 की कमी रहेगी, और 17 आ जाएंगे तो सोचिए कि 10 ओवर हो जाएंगे। तो ऐसे में मोदी सरकार फिर बच जाएगी। तो ऐसे में समझना यह जरूरी है, क्या इंडिया गठबंधन रोक पाएगा? क्योंकि अडानी का साया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अजीत पवार और शरद पवार पर पड़ चुका है। ऐसे में 5 अहम सवाल जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, शरद पवार से ही शुरुआत करेंगे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मोदी सरकार में बनेगी मंत्री, इंडिया गठबंधन से होंगे अलग। शरद पवार कभी भी, जब इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस, जो सबसे अहम दल है, कांग्रेस ने जब भी गौतम अडानी को लेकर के अलग अलग धरने प्रदर्शन किए या मुद्दे को उठाया, शरद पवार एनडीए गठबंधन से अलग होते हुए नजर आए। कभी भी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को देख लीजिए, जो शेयर मार्केट तबाह हो गया था गौतम अडानी का, तब भी जांच की मांग की थी। अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किए, तभी भी जांच की मांग की, जेपीसी की मांग की, लेकिन शरद पवार साथ नहीं दिए। उस बीच शरद पवार हमेशा कहीं न कहीं अडानी के पक्ष में रहे, और मोदी सरकार ही अडानी की सरकार कही जाती है। अब अडानी मोदी है या मोदी अडानी है, या तो वक्त बताएगा, सत्ता जिस दिन जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन मोदी अडानी के लिए जीते हैं, और अडानी मोदी को किसी भी कीमत पर कुर्सी से नहीं हटने देना चाहते हैं। अब ऐसे में शरद पवार ने वक्त वक्त पर और उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन को कमजोर किया है। कभी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव किया करते थे, तो अब यह करना शुरू कर दिए। जब भी सत्ता परिवर्तन का बात आया, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कमी हुई, और इंडिया गठबंधन की आपस के तकरार की वजह से मोदी सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है। शरद पवार के ऊपर पहले भी भरोसा नहीं था, आगे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के दम पर, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे 2.5 साल तक, और 2.5 साल बाद जब सरकार गिरी और एकनाथ शिंदे छोड़े, यह शरद पवार को पता था। उस मीटिंग में शरद पवार और अजीत पवार दोनों थे, और अजीत पवार उद्धव ठाकरे सरकार में मुख्यमंत्री भी थे। यानी कि उस सरकार को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार देने का और उद्धव ठाकरे को तोड़ने का सारा प्लान शरद पवार के नेतृत्व में रचा गया था अडानी द्वारा। 50 खोखे एकदम ओके के नारा लगे थे। ऐसे में शरद पवार के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है? यह उस
जनता को सोचना पड़ेगा, जो इन नेताओं को वोट देती है, इनके अंदर के चरित्र को पहचानना पड़ेगा कि मोदी जैसे लोग अगर आज सत्ता में हैं तो ऐसे ही नेताओं की वजह से हैं। भले कोई इन्हें चाणक्य कहता हो या कुछ भी कहता हो, लेकिन क्या यही चाणक्य नीति है कि इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार को इस सत्ता पर काबिज रखा जाए और उसके फायदे के लिए हर संगठन को कमजोर कर दिया जाए? यह तो फैसला देश की जनता को करना है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के वक्त मंत्री बनाया जा सकता है और शरद पवार और अजीत पवार एक हो जाएंगे और एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। वक्त है, वक्त ही बताएगा, अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जमानत उनका रद्द हो गया सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। एक रेपिस्ट को न्यायपालिका ने कैसे दे दिया? उसके ऊपर आरोप लगा कि पैसे पर जज बिक गया। क्यों न लगे आरोप? सुप्रीम कोर्ट को मिर्ची लगी, क्यों? क्या न्यायपालिका के जजों के घर में बोरी भर भर के पैसे नहीं मिले? नहीं मिले, इस बात से इंकार किया जा सकता है? क्या वह प्रूफ और जले हुए पैसे बाहर नहीं आए, वीडियो नहीं आया? लेकिन गोदी मीडिया ने उस पर भी खबर नहीं चलाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर इतना दबाव आम जनता का पड़ गया, सिंगर के जमानत पर इतना जनता भड़क उठी कि सड़कों पर खड़ी हो गई। लगातार धरने, प्रदर्शन, सब कुछ शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कहीं दांव उल्टा न पड़ जाए, इसके लिए अब फैसले बदलने जरूरी है। सीजीआई सूर्यकांत ने फैसले को बदला हाईकोर्ट के और रोक लगा दिया कि नहीं, जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन मिर्ची तो लगी थी कि जजों पर आरोप लगाना ठीक नहीं है पैसे का। कुछ लोग आरोप लगाते हैं तो क्यों ना लगाएं? पैसे तो मिल ही रहे हैं ना जजों के सामने, जजों पर मिल रहे हैं, जजों के फैसले यह बता रहे हैं। और खुद सीजीआई सूर्यकांत, जब सीजीआई नहीं थे, सीजीआई बनने वाले थे, यह सीजीआई बनने के बाद क्या एसआईआर पर रोक लगा दिया क्या? उन्हें नहीं पता है क्या कि देश में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं जानबूझ करके, एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत, किसी एक दल को सत्ता पर बैठाने के लिए? क्या रोक लगाया? आज 12 राज्यों में तकरीबन 7 करोड़ लोगों के नाम कट गए। क्या सूर्यकांत ने इसका संज्ञान लिया? क्यों कट रहे हैं? नाम जुड़ने चाहिए या कटने चाहिए? उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। क्या हुआ, 3 करोड़ लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए क्या? यह सवाल किया क्या सूर्यकांत ने? और एसआईआर के लिए संविधान हक देता है क्या? क्या सूर्यकांत ने इस बात को चुनाव आयोग से पूछा? लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर पर के जमानत पर रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मिर्ची तो लगी क्योंकि जनता ने आवाज उठाई है और डर भी एक था। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश के 12 सांसद पर मोदी का को भरोसा नहीं। अब शरद पवार करेंगे कमी दूर मोदी का। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कैबिनेट के जरिए, कैबिनेट बदलने के साथ साथ 11वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। यह बात बिहार के अंदर पूरी चर्चा में है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह या उनकी गोदी मीडिया ने नीतीश कुमार को फिर एक बार जगा दिया। और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मात दे दिया कि जिस ललन सिंह के जरिए भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर रही थी और जिस संजय झा के जरिए, संजय झा तो किसी काम के ही नहीं निकले, लेकिन ललन सिंह को अपने पाले में लाने में सफलता हासिल कर ली है नीतीश कुमार ने। और अगर यह सफलता हो गई है तो ललन सिंह को जल्द बहुत बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार देंगे।
अब ललन सिंह को हर बैठक में बुला करके नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, लेकिन संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनको नहीं बुला रहे हैं। यानी कि संजय झा की सारी रणनीति और साजिश नीतीश कुमार के सामने आ गई है, उनसे किनारा कर दिया उन्होंने, पूछ ही नहीं रहे किसी बैठक में। और अब ललन सिंह जो दो नाव पर सवार थे, तो ललन सिंह बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति करते हैं, तो ललन सिंह उस पार्टी के साथ कैसे जाए जिसके नाम पर वह चुनाव जीत नहीं सकते। नीतीश कुमार के नाम के बगैर तो वह चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे, फिर तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसे में ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ आकर के खड़े हो गए हैं, और अब यह आप कह सकते हैं कि 12 के 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश के 12 सांसद नीतीश के साथ आ गए तो चंद्रबाबू नायडू का कोई ठिकाना नहीं है, बार बार डेडलाइन दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर डोरे डाले अडानी के द्वारा, क्योंकि मोदी और शाह तो नहीं यह काम कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने तो अब शब्दों के बाढ़ चलाए हैं शरद पवार पर। क्या नहीं कह दिया, इनके चरित्र जैसे हैं और बोल हैं जितने गंदे, यह गंदा ही तो बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। तो शरद पवार इनकी सुनेंगे नहीं। तो जो शरद पवार का अडानी के साथ बहुत अच्छे संपर्क और रिश्ते कहे जाते हैं, अब अडानी के एक सभा में शरद पवार और अजीत पवार को एक साथ खड़ा करके कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले को मंत्री पद देकर के और साथ लाने की कवायद चली है। वैसे भी जो गठबंधन में आएगा तो मंत्री पद तो लेगा ही। अब सुप्रिया सुले एक बार फिर मंत्री बनती हुई नजर आ सकती हैं। अब शरद पवार का क्या रुख होगा, क्या ऐलान होगा, मैं नहीं जानता, यह तो वक्त बताएगा। जब ऐलान करेंगे छोड़ेंगे कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, हमारी बेटी तो मंत्री बनना है भाई, हम जा रहे हैं उसमें। तो जिस इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए सभी दलें एकत्रित हो रहे थे, उसी इंडिया गठबंधन से एक दल बाहर होता है। तो नीतीश नायडू छोड़ने का मतलब कि अगर इंडिया गठबंधन एक है तो ही फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब नीतीश नायडू छोड़ते हैं तो 30 सांसद साथ छोड़ेंगे, 293 सांसद एनडीए में हैं, और उनको 10 सांसदों की कमी पड़ेगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे आ जाते हैं तो कमी दूर हो जाएगी, बात खत्म। 17 की जरूरत है, 17 उनके पास है, वह बहुमत के आंकड़े से ऊपर चले जाएंगे, तो फिर कहां दिक्कत आया, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन ही इस देश का दुश्मन बना हुआ है। इंडिया गठबंधन के घटक दल ही जो है स्वार्थी लोग, जो मोदी सरकार को बना करके रखे हुए, पहले भी यही था, अब भी यही हो रहा है। एक समझने को तैयार हो रहा है तो दूसरा भाग जा रहा है, दूसरे को जोड़ने का कोशिश करो तो तीसरा मोदी के पास चला जा रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन के फूट ने मोदी सरकार को बरकरार रखा है। यही बात कांग्रेस बार बार कह रही थी कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए, मोदी सरकार उसे जरूरी है, क्योंकि अडानी है मोदी के पास और सब अडानी के मुरीद हैं। लेकिन मानना पड़ेगा राहुल गांधी को, इकलौता शख्स है जो सड़क पर खड़ा होकर के खुला चैलेंज दे रहा है और गालियां दे रहा है इन लोगों को। बाकी किसी के अंदर दम और हिम्मत नहीं रहा कि मोदी और अडानी का सामना कर सके। इकलौता शख्स है जो लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ड्रामा तो सब कर रहे हैं, दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब एसआईआर के तहत ममता बनर्जी जानती है कि सत्ता जा सकती है, तो एसआईआर पर लड़ रही है। अब ऐसे में आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ वाराणसी से लेकर के ऋषिकेश तक जनता टूट पड़ी पुलिस पर और पत्थरों की बरसात कर दी। ऋषिकेश में बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऋषिकेश में जो हुआ वह बहुत निंदनीय है। रिपोर्ट के अनुसार
स्थानीय छात्र किराने का सामान लेने के लिए रास्ते में गाली गलौज शुरू हुई किसी से। स्थानीय छात्र था विनोद चकमा के मुताबिक 9 दिसंबर की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच, दैनिक भास्कर ने यह बड़ी प्राथमिकता से खबर छापी है, उसी के हवाले से खबर बता रहा हूं। बीच एंजेल चकमा जो देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर का छात्र था, अपने छोटे भाई माइकल चकमा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के साथ सेलाकुई इलाके में खरीदारी करने गया था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उनके रंग रूप को लेकर टिप्पणी शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपियों ने नेपाली, चाइनीज, चिंकी और मोमोज जैसे नस्लीय शब्दों का इस्तेमाल किया। विरोध करने पर हमला, करे से सिर पर वार और चाकूबाजी की। एंजेल के भाई माइकल चकमा ने लिखित बयान में बताया कि आरोपी नशे की हालत में थे। गालियों का विरोध करने पर उन्होंने दोनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी। माइकल के सिर पर कड़ा मार कर हमला किया गया, जबकि एंजेल के गर्दन और पेट में चाकू से कई बार वार किए गए। इसके बाद हमलावरों ने दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन आगे बड़ी चौंकाने वाली है, जो आप दर्शकों को और चौंका देगी। आगे दैनिक भास्कर लिखता है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शराब के नशे में धूल युवकों के बीच सड़क त्रिपुरा के एक छात्र को चाकुओं से गोद दिया। 17 दिन तक आईसीयू में चले इलाज के बाद शुक्रवार को एंजेल चकमा की मौत हो गई। पुलिस को दी गई शिकायत में एंजेल के भाई ने बताया कि वो कुछ सामान खरीदने सेलाकुई में गए थे, तभी कुछ युवक आए और उन पर कमेंट करने लगे। उन्हें चाइनीज, चिंकी और मोमो जैसे शब्द बोले गए। जब दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर पहले कड़े से और बाद में फिर चाकुओं से हमला कर दिया। पूरी घटना 9 दिसंबर 2025 की है। सेलाकुई थाने की पुलिस ने इस मामले में अभी तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक मुख्य आरोपी फरार है। फरार ही रहेगा, क्योंकि उन्हें पकड़ने का तो कोई वजह इस पुलिस के पास नहीं है ना, चूंकि वह सत्तारूढ़ दल के नफरती लोग हैं, बजरंगी लोग हैं। अब अगर इस तरह से चल रहा है, सड़क पर संग्राम है, तो वाराणसी में भी जापानीज के साथ यही हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ में जाकर के वहां गंगा आरती करते हैं, दूसरी तरफ जापानी व्यक्ति को के साथ मारपीट की जाती है। चूंकि वह सांता के वो टोपी लगा करके, लाल टोपी पहने हुआ था, इसलिए आरोप तो यह कुछ भी लगा सकते हैं। इनकी बातें चूंकि गोदी मीडिया दिखाएगा, सच्चाई तो दिखा नहीं सकता। चूंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विश्व की प्रतिक्रिया जो है वह मोदी सरकार को संकट में डाल रही है। अब ऐसे में सड़क पर संग्राम की बड़ी तैयारी अब हो गई है कि नए साल के शुरू फर्स्ट वीक से ही सड़क पर चुनाव आयोग को लेकर के, मनरेगा को लेकर के, अरावली को लेकर के और बजरंग दल के नफरती अंजाम को लेकर सड़क पर जंग शुरू होने जा रहा है। यानी कि 2026 की शुरुआत मोदी के लिए शुभ संदेश नहीं लेकर के आ रही है। अब असली अग्नि परीक्षा मोदी सरकार की शुरू होने जा रही है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वक्त नजदीक आ गया है, कुछ तो होने वाला है। और मोदी सरकार लग रहा है कि अल्पमत में है, इसीलिए यह सारे दांव पेच किए जा रहे हैं, लोगों को भ्रमित किए जा रहे हैं। नीतीश के 11वीं बार शपथ लेने की बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव के आने के बाद नीतीश कुमार अपने प्लान को अंजाम देंगे, जो मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल में डालने वाला होगा। इस वक्त मोदी पूरी तरह से जाल में फंस चुके हैं और शरद पवार कहीं न कहीं अडानी के जरिए मोदी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं।
इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।